हेलो गाइस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे अपना रूल कैसे जमाया। तो प्रीवियस सेंचुरी यानी कि बहुत ही पुराने समय में इंडिया जो था वो ट्रेड के मामले में बहुत ही आगे था और डिफरेंट नेशंस इंडिया के साथ ट्रेडिंग करना चाहते थे और करते भी थे। इसी के साथ यूरोपियन नेशंस भी इंडिया के साथ ट्रेडिंग करते थे। लेकिन हुआ ये कि सन 1453 या इन द ईयर ऑफ 1453 एडी जो कॉन्स्टेंटिनोपल था वे लोग लैंड रूट से इंडिया के साथ ट्रेडिंग करते थे। लेकिन इसके बीच एक सिटी था जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज के ज़माने में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर टर्की के जो मुस्लिम्स थे वहाँ पर हमला कर दिया और उसे अपने एम्पायर में जमा लिया, और वो जो उनका जो लैंड रूट था वो उन लोगों के लिए यानी कि यूरोपियंस के लिए ब्लॉक कर दिया गया। अब वे इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे। अब लैंड रूट जो है वो ब्लॉक हो जाने की वजह से वे लोग इंडियन स्पाइसेस के बिना नहीं रह सकते थे। उनमें इतनी तलब लगी कि उन लोगों ने एक नया सी रूट ढूंढने की ठान ली और डिफरेंट सेलर्स अलग अलग कंट्रीज से इंडिया की तरफ खोज करने के लिए निकल गए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस, बार्थोलोमेव डियास और आखिर में वास्को डा गामा ने कैप ऑफ गुड होप से उसका रास्ता ढूंढते हुए इंडिया तक पहुंच ही गया। वह पहुंचा था 1498 की साल में। आपको जो मैप दिख रहा है वह उसी की ढूंढी हुई सी रूट है। अब आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये कि यह जो सी रूट ढूंढने का जो इवेंट था वह वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा इवेंट था, जिसने भारत आने के लिए दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए दरवाजे खोल दिए थे। अब जब पोर्टुगीज़ इंडिया पहुंच गए थे तो उन्होंने कैलिकट के राजा ज़ेमोरिन से वहाँ पे ट्रेड की परमिशन ली और उसने परमिशन दे भी दी। और आफ्टर 100 ईयर्स 100 साल के बाद उन लोगों ने दीव, दमन, गोवा, मलाक्का, कोचीन जैसी जगहों पर अपना कंट्रोल जमा लिया, अपना रूल जमा लिया। इसी के बाद ये सी रूट ढूंढने की वजह से पीछे डच जो कि हॉलैंड से आए थे, उसके बाद फ्रेंच आए और सन 1600 में ब्रिटिश की शिप आई। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आने की कोशिश की। 1600 में इंग्लैंड से शिप निकली थी और सन 1608 यानी कि 1608 में भारत में ब्रिटिशर्स की पहली शिप आकर पहुँची थी सूरत के बंदरगाह पर, जो कि विलियम हॉकिंस नाम के इंसान ने हेड की थी और वह बोट का नाम हेक्टर था। उस समय सूरत में बहुत ही सोना हुआ करता था और वहाँ पर उन लोगों की बुरी नज़र पड़ी थी। उन लोगों ने ट्रेड के लिए यहाँ पर इजाज़त मांगी तो यहाँ के राजा ने उसे इजाज़त नहीं दी। लेकिन उस समय पूरा भारत जहांगीर यानी कि मुग़ल सल्तनत के हाथ में था और मुग़ल सल्तनत का राजा जहांगीर जो कि अकबर का बेटा था उसके हाथ में था। और उसके बाद विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से ट्रेड की परमिशन ली और सन 1613 में 1613 की साल में कोठी नाम की जगह पर उन्होंने अपना फर्स्ट ट्रेड सेंटर स्थापित किया। यही था। उसके बाद उन लोगों ने बंगाल पर नज़र डाली। उस समय बंगाल बहुत ही बड़ा प्रोविंस हुआ करता था। वहाँ पे उन्होंने ट्रेड की परमिशन ली। ट्रेड की परमिशन लेने के बाद वहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे ट्रेडिंग शुरू की। इसी के बाद सन 1668 की साल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। इसी के बीच डच और फ्रेंच के बीच झगड़े होने की वजह से डच को भारत छोड़कर जाना पड़ा। पोर्टुगीज़ भी वहीं थे, फ्रेंच भी वहीं थी और ईस्ट इंडिया कंपनी भी वहीं थी। इसके बाद जो फाइनल जो था वो था द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में हुआ था। उस समय सन 1757 की साल में बंगाल का राजा सिराजुद्दौला था और वे वहाँ पे राज करता था। लेकिन यह अंग्रेज़ भी वहाँ पे ट्रेडिंग किया करते थे। लेकिन इस युद्ध का कारण यह था कि वहाँ पर उन लोगों ने उनका जो ट्रेड सेंटर था उसके आजू बाजू फोर्टिफिकेशन यानी कि दीवार खड़ी कर दी थी विदाउट राजा की परमिशन के, जिससे राजा को गुस्सा आया था और उसने वो ट्रेड सेंटर की दीवारें तोड़वा दी गई थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ थोड़े टेंशन में आ गए और उन्होंने युद्ध का ऐलान किया। लेकिन यह युद्ध सीधा साधा युद्ध नहीं था, इसमें कॉन्स्पिरेसी थी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कोई और वीडियो में। लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी क्या थी
वह हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यह युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी की बैटलफील्ड में। इसमें अंग्रेज सिर्फ 200 थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे, लेकिन दुर्भाग्यवश और कुछ साजिश की वजह से वे हार गए। सिराजुद्दौला के सभी सैनिक मारे गए और अंग्रेज़ के कुछ सैनिक बच गए। वह कारण यह था कि अंग्रेज़ के पास गन थी और हमारे पास सिर्फ तलवारें थी। यही उसका बहुत ही बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से हम युद्ध हार गए थे। लेकिन यही वो था हिस्टोरिकल इवेंट। उसके मरने के बाद मीर ज़फ़र को यहाँ का नवाब बना दिया गया था। उसके बाद कुछ सालों बाद इसके बाद जब मीर ज़फ़र को राजा बनाया गया था तो वह भी अंग्रेज़ों के लिए थोड़ी तकलीफ पैदा कर रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने राजा को बदल दिया और मीर ज़फ़र की जगह पर मीर कासिम को राजा बना दिया गया। लेकिन वे उससे भी खतरनाक निकला। उसने अलग अलग जगह पर जैसे कि अवध और शाह आलम जैसे एम्पायर्स को इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ खड़ा कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने इसे भी भाग निकालने की साजिश की। अंग्रेज़ों ने उसे बैटल में हरा दिया और उसे भागना पड़ा बैटल को आधा अधूरा छोड़कर। इसी के बाद कई सारे युद्ध हुए। मैसूर में कई सारे युद्ध हुए टीपू सुल्तान के साथ। मैसूर के तो 3 अलग अलग वॉर्स भी हुए थे, लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे एक्सपांशन होता ही गया कंपनी रूल का। उसके उन्होंने फर्स्ट गवर्नर बनाया था जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद अंग्रेज़ों ने अलग अलग पॉलिसीज़ भी निकाली, जैसे सब्सिडियरी अलायंस, डेलहाउसेस पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। इसके साथ साथ हमें फ़ायदा भी हो रहा था, जैसे कि सन 1853 यानी कि 1853 की साल में अंग्रेज़ों ने मुंबई में पहला रेलवे स्थापित किया था, जो कि मुंबई से थाने के बीच चल रहा था और जिसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि आज के तमाम से बहुत ही स्लो है। इसके बाद और भी कई सारे, जैसे कि सती सिस्टम को कैंसिल करना या अनटचेबिलिटी को कम करना, यह सब भी उसने करवाया था। लेकिन उसने कई सारे स्टेट्स एनेक्स भी किए थे, जैसे सातारा, झांसी, वैसे अलग अलग स्टेट्स। इन दोनों पॉलिसीज़ पर मैं अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन आगे देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद धीरे धीरे एक्सपांड होती गई कंपनी ने बहुत सारी जगहों पर अपना हक जमा लिया था। अब हक जमा लेने की वजह से उन लोगों ने अपनी दादागिरी चालू कर दी थी। वे लोग बंगाल में जो भी टेलर दर्जी होते थे, उनके पास शॉर्ट टाइम पीरियड में ज़्यादा मात्रा में कपड़ा लेते थे और उन लोग फोर्सिबली साइन करवाते थे पेपर पर, ताकि वो लोग इतनी क्वांटिटी का कपड़ा इतने कम टाइम पीरियड में हमें देंगे, और अगर वो मना करता था तो उसे जेल में डाल देते थे। यह सब गलत था। इसकी वजह से 1857 में जो अपराइजिंग हुआ था उस पर भी एक अलग वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और सोशल इम्पैक्ट जो था, और सोशली तो हम इंडिया पूरी तरह से तबाह हो गया था। वे लोग हमें लूटते थे। ड्यूअल पावर पॉलिसी के हिसाब से अंग्रेज़ों को सिर्फ चंदा वसूलना था, जबकि राजा को देखभाल करनी थी प्रजा की और उनमें चंदा बांटना था। तो आप समझ सकते हो वो क्या करना चाहते थे। वो अपने पास पैसे लेते रहे और आराम से जिए, और वो राजा पैसे देता रहे और तकलीफ़ में जिए। ये क्या बात हुई। इसी से हमें यह कंक्लूजन मिलता है कि जो एक सामान्य से ट्रेड करने के लिए आए थे वो हमें ऊपर हक जमा कर बैठ गए, और 1857 जैसी बड़ी तकलीफ़ पर हमें लोगों को उतरना पड़ा। और इसी के बाद हम लोग जानते हैं कि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। तो 1608 में पहली शिप आई थी, और कहाँ 1947 में वे लोग यहाँ से चले गए। तो यही थी वो स्टोरी, जब अंग्रेज़ों ने हमें धीरे धीरे अपने ऊपर हक जमाने लगे। वो हमें धीरे धीरे गुलाम बना दिया। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी अलग अलग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।